हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छे होंगे आप अपने घर पे सब बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे देखो, पढ़ाई कंपलसरी है। अगर आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है तो ऑनलाइन कम से कम अपनी क्लासेस मिस मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो चलिए आज अपन यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। शहर वालों ने जनन आवास उनकी कशाभिकाएं सब पढ़ लिया था। यूनिट सेकंड में सबसे पहला मेंबर है आपका वॉल बॉक्स, ठीक है। क्या होता है देखिए वॉल बॉक्स, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप जो भी एल्गी पढ़ना स्टार्ट करेंगे या किसी भी एल्गी के बारे में पेपर में लिखेंगे तो सबसे पहले उसका क्या लिखा जाता है, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन कि वो कौन से वर्ग में आता है, कौन से कुल में आता है, कौन से गण में आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वॉल बॉक्स जो है वो थैलोफाइटा विभाग में आता है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी एल्गी होते हैं उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो थैलस के समान होती है, इसलिए उनको कौन से ग्रुप में रखा गया है, थैलोफाइटा। वर्ग कौन सा है, क्लोरोफाइसी, ठीक है, ग्रीन एल्गी। गण क्या है, वोल्वोकेल्स। कुल है इसका स्कैरिलेसी और वंश है इसका क्या, वॉल बॉक्स, ठीक है। साथ ही प्राप्ति स्थल मोस्टली वॉल बॉक्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, स्वच्छ आवास में मिलते हैं, स्वच्छ पानी में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। और इनकी जो अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो सिनोवियम कॉलोनी के रूप में पाई जाती है। सिनोवियम कॉलोनी क्या होती है, ऐसी कॉलोनी जिसमें बहुत सारी एक कोशिकीय जो शैवाल है वो एक श्लेष्मीय आवरण के द्वारा आपस में अटैच रहते हैं। और यहाँ पर जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो एक डेफिनेट नंबर में होती हैं, एक निश्चित संख्या में होती हैं और एक निश्चित आकार की कॉलोनी को बनाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका वॉल बॉक्स है, इसमें बहुत सारी ये यूनिसेल्युलर सेल्स हैं और प्रत्येक सेल्स पर कितनी फ्लैजेला उपस्थित होती है, 2, क्योंकि ये कैसा फ्लैजिलेटेड होता है, दो कशाभिकाएं पाया जाता है, ये डाइफ्लैजिलेटेड आपकी कोशिका होती है, ठीक है। साथ ही जो वॉल बॉक्स होता है उसमें पायरिनोइड भी उपस्थित होता है। पायरिनोइड मैंने बताया था आपको, पायरिनोइड क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली वो संरचना है जो भोज्य पदार्थ को संचित करके रखती है, ठीक है। भोज्य पदार्थ मोस्टली स्टार्च को संचित करके रखती है और रेस्पिरेशन के लिए कुछ एंजाइम्स भी उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो ये वॉल बॉक्स का वर्गीकरण था, ये वॉल बॉक्स का डायग्राम है। ये जो सब है इसकी डॉटर कॉलोनी है, इसको अपन डॉटर कॉलोनी बोल सकते हैं। ये क्या है, इनकी फ्लैजेला है, ये सारे के सारे यूनिसेल्युलर एल्गी हैं जो आपस में मिलकर एक सिनोवियम कॉलोनी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखिए वॉल बॉक्स में जनन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वॉल बॉक्स में सबसे पहले अपन कौन सा जनन पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन, ठीक है। देखिए अलैंगिक जनन कैसे होता है। मान लीजिए मैंने वॉल बॉक्स की कोई एक कोशिका ली, ये देखिए बहुत सारी कोशिकाएं, कॉलोनी है पूरी, उसमें से मान लीजिए मैंने कोई एक कोशिका ली, तो अलैंगिक जनन के दौरान इसकी सिनोवियम की कोई एक कोशिका आकार में अन्य कोशिकाओं की तुलना में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और साथ ही उसकी जो कशाभिकाएं वो भी क्या हो जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं या गायब हो जाती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये दूसरी कोशिका है, ये और भी कोशिका है, इसको गोल बना दे दो, लेकिन हमने कोई एक कोशिका ली है जिसकी फ्लैजेला हट चुकी है और उसका जीव द्रव्य भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उपस्थित होता है। इस कोशिका को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, गोनेडियम, ठीक है। अब इस कोशिका के अंतर्गत 3 बार अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। देखो कोई कोशिका एक अनुदैर्ध्य विभाजन करेगी तो 2 कोशिकाएं बनाएगी, 2 करेगी तो 4 बनाएगी और 3 अनुदैर्ध्य विभाजन करेगी। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, तो कितनी टोटल कोशिकाएं बनाएगी, 8 कोशिका। तो पहला अनुदैर्ध्य विभाजन किया तो देखो केंद्रक ने विभाजन किया होगा और एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बना ली, 2 कोशिका, 2 सेल्स स्टेज, ठीक है। अब जब इन 2 कोशिकाओं ने केंद्रक विभाजन किया तो अनुदैर्ध्य विभाजन किया तो 2 से कितनी बन गई, 4 सेल, और जब चारों ने विभाजन किया तो टोटल कितनी बन गई, 8 सेल। इस 8 कोशिकीय अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, प्लेकिया बोलते हैं, अच्छे से याद रखना। तो शुरुआत की कोशिका गोनेडिया, उसके बाद प्लेकिया। अब ये 8 कोशिकाएं दोबारा से डिवीजन करेंगी और कितनी कोशिकाएं बना लेंगी, 16 कोशिकाएं। और अब ये 16 कोशिकाएं फिर से दोबारा डिवीजन करके बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती हैं, ठीक है। अब आगे देखो जितनी भी ये कोशिकाएं बनाती है आगे जाकर
उनके शीर्ष भाग पर एक छिद्र समान संरचना पाई जाती है, उस छिद्र को अपन क्या बोलते हैं? फाइलोपोर। याद रखना, छिद्र को क्या बोलते हैं? फाइलोपोर। साथ ही साथ जो भी कोशिकाएं बनती है उनका आधारीय जो भाग है वो तो बाहर की तरफ स्थित होता है, जबकि नुकीला भाग है वो उनके केंद्र की तरफ पाया जाता है। आप जैसा डायग्राम में देख सकते हैं, इनका नुकीला सिरा केंद्र की तरफ है और इनका चौड़ा वाला आधारीय भाग बाहर की तरफ। अब यहाँ एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं प्रतिलोमन, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल क्रिया के अंदर क्या होता है कि जितनी भी कोशिकाओं के नुकीले सिरे जो अंदर की तरफ होते हैं वो अब रिवर्स हो जाते हैं, वो कहाँ आ जाते हैं? बाहर की तरफ। और चौड़े वाले भाग जो बाहर की तरफ थे वो कहाँ चले जाते हैं? अंदर की तरफ। ठीक है। कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे कोशिकाएं मैच्योर होती हैं, अब इन कोशिकाओं में कितनी कशाभिकाएं आने स्टार्ट हो जाती हैं? 2 कशाभिकाएं। मतलब प्रत्येक कोशिका में कितनी कशाभिकाओं का निर्माण हो जाता है? 2 कशाभिकाओं का। और एक टाइम ऐसा आता है जब ये फेवरेबल कंडीशन आती है कि ये सारी कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक सिनोवियम कॉलोनी को निर्माण कर लेती है, मतलब एक नया वॉलबॉक्स बना लेती है। तो एक कोशिका से हमने स्टार्ट किया था और एक पूरा का पूरा नया वॉलबॉक्स बन गया। यह है आपका लैंगिक जनन। ये अच्छे से याद रखना कि शुरुआती अवस्था को गोनेडिया बोलते हैं और 8 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं? प्लेकिया। और इनके ऊपर जो छिद्र पाया जाता है उसको फाइलोपोर बोलते हैं, जो अंत में जाकर नया वॉलबॉक्स बना देते हैं। ठीक है। आगे देखिए, वॉलबॉक्स के अंतर्गत अब पढ़ेंगे अपन लैंगिक जनन। मैंने आपको बताया था कि लैंगिक जनन करने के लिए शैवालों में 2 भाग बनते हैं, एक तो नर जनन अंग और एक मादा जनन अंग। इसमें जो नर जनन अंग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पुंधानी। और मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं? स्त्रीधानी। तो सबसे पहले हम किसका निर्माण पढ़ेंगे? पुंधानी का। देखिए कैसे होता है। पुंधानी के निर्माण में इसकी जो सिनोवियम कॉलोनी है उसकी कोई एक परिधीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और अपने कशाभिकाओं को मुक्त कर देती है या गायब हो जाते हैं, उसकी कशाभिका उनको हटा देती है। ठीक है। आपको ये एक कोशिका दिखाई दे रही है कि परिधीय कोशिका है जिसका प्रोटोप्लाज्म काफी बड़ा है, मतलब अंदर जीव द्रव्य है और इसने अपने उसको कशाभिकाओं को क्या कर दिया? त्याग दिया। इसको क्या बोलते हैं? पुंधानी प्रारंभिक कोशिका। ठीक है। पुंधानी प्रारंभिक कोशिका में कितने अनुदैर्ध्य विभाजन होंगे? 3 अनुदैर्ध्य विभाजन। तो पहला अनुदैर्ध्य विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं, दूसरा होगा तो 4 कोशिकाएं और तीसरा होगा तो 8 कोशिकाएं बनती हैं। ये बिल्कुल वैसी ही प्रोसेस है जैसे अलैंगिक जनन में पढ़ रहे थे अपन। अब देखिए 8 कोशिकाएं 16 कोशिकाएं बनाती हैं और ये 16 कोशिकाएं डिवीजन करके बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं, जैसे कि हमने अलैंगिक जनन में पढ़ा था। अब देखिए यहाँ भी प्रतिलोमन की क्रिया होती है और प्रतिलोमन की क्रिया के बाद जो ये संरचनाएं बनती हैं इनको अब की बार यहाँ बोलते हैं अपन पुंगड़ू। पुंगड़ू मतलब बोलते हैं एंथीरोजॉइड्स, मतलब वो नर जननांग या पुंधानी के वो भाग जो मादा जननांग तक जाकर फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो जितनी भी देखो यहाँ मैंने 4 बनाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 कोशिकाएं बनती हैं, बहुत सारी बनती हैं। 16 कोशिकाएं जब डिवाइड करेंगी तो बहुत सारी बनाएंगी, तो इतनी सारी कोशिकाओं को हम बना नहीं सकते, इसलिए केवल समझने के हिसाब से ये डायग्राम बनाए जाते हैं। तो यहाँ भी प्रतिलोमन की क्रिया होगी, पुंगड़ू बनेंगे और पुंगड़ू भी कैसे होंगे? द्विकशाभिका। क्यों? क्योंकि पुंगड़ुओं को तैरकर कहाँ जाना है? मादा जननांग के पास, ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, इसलिए इनमें क्या पाई जाती है? कशाभिका। और कुछ टाइम के बाद इस कोशिकाओं से बहुत सारे क्या बन जाएंगे? पुंगड़ू बन जाएंगे। वो पुंगड़ुओं को इंग्लिश में बोलते हैं एंथीरोजॉइड्स, जो एक केंद्रीय होते हैं, मतलब एक केंद्रक पाया जाता है और अगुणित होते हैं। याद रखना, युग्मनज द्विगुणित होता है, लेकिन पुंगड़ू हुए या आपका अंड हुआ वो हमेशा अगुणित होते हैं, जो आगे जाकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो ये है आपकी पुंधानी का विकास। अब देखिए पुंधानी के बाद आती है आपकी स्त्रीधानी, या इसको अंडधानी भी कह सकते हैं। तो अंडधानी के विकास में भी सिनोवियम कॉलोनी की कोई एक परिधीय कोशिका आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है और अपने फ्लैजेला को त्याग देती है। ठीक है। देखो यहाँ पर इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। ये कोशिका आकार में बड़ी होती है, इसके अंदर एक केंद्रक मिलता है। कुछ टाइम के बाद ये कोशिका आकार में बड़ी होकर किसका निर्माण कर लेती है? आपकी अंडधानी का या आर्किगोनियम का। ठीक है। अंडधानी
वो भाग है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, अंड उपस्थित होता है। अंड एक केंद्रीय होता है जो आगे जाकर पुंगड़ुओं के साथ संयुक्त होता है। ठीक है, तो परिधीय कोशिका आकार में बड़ी होकर अंडदानी का निर्माण करती है जिसमें अंड उपस्थित होता है। अब क्रिया आती है आपकी निषेचन की या फर्टिलाइजेशन की। अब देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जैसे ही अंडदानी परिपक्व अवस्था में आ जाती है तो कुछ श्लेष्मीय पदार्थ को स्त्रावित करती है। उस श्लेष्मीय पदार्थों से आकर्षित होकर पुंगड़ू, जल में तैरते हुए पुंगड़ू इनके पास आते हैं। तो अंडदानी क्या करती है, अंडदानी का जो द्वार है वो खुलता है जिससे कि पुंगड़ू इसमें अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत सारे पुंगड़ू प्रवेश करते हैं लेकिन सारे के सारे पुंगड़ू अंड तक नहीं पहुंच पाते। केवल एक ही अंड पुंगड़ू जो है वो अंड तक क्या होता है, पहुंचता है। मतलब इनमें से एक पुंगड़ू जब इस अंडदानी के अंदर प्रवेश करके अंडे के साथ क्या होता है, संयुक्त होता है, और संयुक्त होने के बाद क्या बनाता है, आपका द्विगुणित युग्मनज बनाता है। द्विगुणित का मतलब 2n। देखो n यहां से आया पुंगड़ुओं से और n इसका था, तो 2n मिलकर क्या होगा आपके 2n। मतलब युग्मनज हमेशा कैसा होता है, द्विगुणित होता है। तो ये था आपका अंडदानी का विकास और निषेचन। अब देखिए युग्मनज का अंकुरण। युग्मनज बन चुका है हमारा, लास्ट प्रोसेस है युग्मनज का अंकुरण। ये देखो ये युग्मनज है, द्विगुणित युग्मनज। कुछ टाइम के बाद इस द्विगुणित युग्मनज के चारों तरफ भित्ति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, भित्तियों का निर्माण होने के कारण इस युग्मनज को अपन निषिक्तांड भी बोल सकते हैं। निषिक्तांड या युग्मनज एक ही बात है, क्योंकि इसको क्या देते हैं, वो प्रोटेक्शन देते हैं। बहुत सारी जब लेयर बाहर बनेंगी तो वो उसको क्या देंगी, प्रोटेक्शन देंगी। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो युग्मनज में सबसे पहले क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के कारण जो द्विगुणित युग्मनज का केंद्रक है वो एक केंद्रक से कितने बनाता है, 4। हम सबने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा है। अर्धसूत्री विभाजन वो विभाजन होता है जिसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं और चारों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं की आधी रह जाती है। मतलब यह द्विगुणित केंद्रक है तो यहाँ 4 कैसे केंद्रक बनेंगे, अगुणित 4 केंद्रक। ठीक है, अब ये चारों के चारों केंद्र का कौन सा विभाजन करते हैं, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन करने के बाद समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, वही रहता है। तो बहुत सारे क्या बना लेंगे, केंद्र बना लेंगे। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये सारे के सारे केंद्रक अपने चारों तरफ किसका निर्माण कर लेंगे, भित्ति का निर्माण कर लेंगे। मतलब पर्टिकुलर, अभी तो केवल केंद्रक है, कुछ टाइम के बाद जब इनके चारों तरफ भित्ति बनेगी तो ये किसमें चेंज हो जाएंगे, कोशिकाओं में चेंज हो जाएंगे। और प्रत्येक कोशिकाओं से कितनी फ्लैजेला निकली हुई होंगी, आपकी 2 फ्लैजेला। ये देखो आप 2 फ्लैजेला देख रहे हैं, प्रत्येक कोशिका से 2 फ्लैजेला निकलती हैं। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इनकी बाह्य भित्ति क्या हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, रप्चर हो जाती है और बनने वाला नया जो बॉल बॉक्स है वो बाहर की तरफ मुक्त हो जाता है। मतलब एक बॉल बॉक्स, जो एक कोशिका हम लेके चल रहे थे बॉल बॉक्स की, जिसने पुंधानी बनाई, स्त्रीधानी बनाई, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, युग्मनज बना, और अनुकूल परिस्थितियां आने पर युग्मनज किसमें चेंज हो गया, आपका एक नया बॉल बॉक्स में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपका बॉल बॉक्स है कंप्लीट। इसको अच्छे से पढ़ना। ये आपको बुक में नहीं समझ आएगा, बुक में थोड़ा टिपिकल लाइन उसमें मेथड में दे रखा है। ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बॉल बॉक्स के बाद आता है दूसरा मेंबर, बाउचीरिया। ठीक है, सबसे पहले वर्गीकरण वही विभाग थैलोफाइटा। वर्ग आपका कौन सा हो गया, क्लोरोफाइसी। गण हो गया आपका साइपोनेल्स। कुल हो गया आपका बाउचेरिएसी और वंश हो गया आपका बाउचीरिया। बाउचीरिया जो है वो भी कहाँ पाए जाते हैं, अलवणीय जल में मिलते हैं, मतलब शुद्ध पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही इनका जो थैलस होता है, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो शाखित होती है, और शाखित होने के साथ साथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, नलिकाकार होती है। इनकी जो बाह्य कोशिका भित्ति होती है वो पैक्टिन की बनी होती है, जबकि आंतरिक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। और कुछ स्थलीय जो बाउचीरिया मिलते हैं उनके निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं, मूलाभास उपस्थित होते हैं, जो जल और खनिज लवणों के अवशोषण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, साथ ही शाखित संरचना है, मतलब बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं, और निचले वाले भाग पर क्या उपस्थित होते हैं, मूलाभास उपस्थित होते हैं। अब देखिए बाउचीरिया में जनन।
जनन में सबसे पहला आता है इसमें कायिक जनन। तो कायिक जनन इसमें कौन सी विधि के द्वारा होता है? विखंडन विधि के द्वारा या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। देखिए विखंडन विधि क्या होती है? इस विधि के अंतर्गत कोई भी आपकी बाउचीरिया जो मात्र कोशिका है वो अनुकूल परिस्थितियां आने पर छोटे छोटे खंडों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है, और प्रत्येक खंड जो है वो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर क्या बना लेते हैं? आपका नया शैवाल बना लेते हैं। देखो कायिक जनन एक इजी सा प्रोसेस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंजेस नहीं आते, सेम आनुवंशिक पदार्थ वही रहता है जो मात्र कोशिका में पाया जाता है। अब आते हैं अपन अलैंगिक जनन, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अलैंगिक जनन कैसे होता है। अलैंगिक जनन क्या है आपका? अलैंगिक जनन में देखो एक सबसे पहले आते हैं निश्चेष्ट बीजाणु या आपके एकाइनिड्स के द्वारा। कई बार क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर, मैंने अनुकूल नहीं बोला, प्रतिकूल बोला, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर ये जो आपकी बाउचीरिया है उसका प्रोटोप्लाज्म छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, और ये छोटे छोटे खंड अपने चारों तरफ भित्ति का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। इन छोटे खंडों को ही अपन क्या बोलते हैं? निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनिड्स बोलते हैं। मैंने लिखवाया था आपको एकाइनिड्स। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर प्रोटोप्लाज्म छोटे छोटे खंडों में टूटता है। छोटे छोटे खंड जो अपने चारों तरफ भित्ति बना लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? एकाइनिड्स बोलते हैं। और अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये एकाइनिड्स क्या होते हैं? अपनी मातृ पादप से अलग हो जाते हैं और अंकुरित होकर क्या बनाते हैं? नया शैवाल बनाते हैं। एक तो इसमें निश्चेष्ट बीजाणु, एक जूस्पोर्स भी आते हैं। चल बीजाणु मैंने आपको बताया था कि चल बीजाणु पाए जाते हैं जिनमें कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं, वो भी अलैंगिक जनन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इधर देखिए बाउचीरिया में लैंगिक जनन, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। देखिए किस तरीके से इसके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। तो लैंगिक जनन में पुंधानी और स्त्रीधानी बनेंगी, तो इधर ध्यान दीजिए। बाउचीरिया के जो थैलस है उसकी शाखा की कोई शीर्ष कोशिका अपने आकार में अन्य कोशिकाओं की तुलना में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, जिसको पुंधानी शाखा कहते हैं। और साथ ही साथ वो साथ ही साथ वलयित अवस्था में हो जाती है, तो फोल्ड हो जाती है। देखो ये दिख रही है आपको फोल्ड, ये आपकी कौन सी है? पुंधानी शाखा, जिसमें सघन तरीके से या सघन रूप से प्रोटोप्लाज्म मिलता है, एक केंद्रक पाया जाता है और आपके क्लोरोप्लास्ट भी उपस्थित होता है। ठीक है, इसी के साथ ये जो पुंधानी शाखा जो है उसके पास में जो शाखा होती है उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो काफी गाढ़ा हो जाता है और आगे जाकर किसका निर्माण करता है? अंडधानी का। और इसके प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? वांडरप्लाज्म। याद रखना। तो बाउचीरिया के शीर्ष की कोई कोशिका आकार में बड़ी होकर जिसमें सघन जीव द्रव्य और केंद्रक मिलते हैं, पुंधानी शाखा का निर्माण करती है, जिसके पास वाली कोशिका का जीव द्रव्य काफी गाढ़ा हो जाता है, जिसे वांडरप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, ये पुंधानी की जो एक केंद्रक है उसमें क्या कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। और लगातार 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बहुत सारी क्या बनती है? कोशिकाएं बनती हैं जो अपने चारों तरफ भित्ति का निर्माण कर लेती हैं और उनमें 2 कशाभिकाओं का निर्माण हो जाता है। मतलब कौन सी पुंगड़ू बना देती है? द्विकशाभिक पुंगड़ू बना देती है। याद रखना, जितने भी पुंगड़ू अपन पढ़ेंगे, जितने भी अपन एल्गी में, वो मोस्टली बाइफ्लैजिलेटेड होती है, 2 फ्लैजिला ही उनमें पाई जाती है। तो पुंधानी शाखा का कोई केंद्रक समसूत्री विभाजन करके बहुत सारे केंद्रक बनाता है, जिन्हें अपन द्विकशाभिक पुंगड़ू कहते हैं। साथ ही साथ ये जो वांडरप्लाज्म वाली कोशिका है वो भी आकार में बड़ी होती जाती है, जिसके अंदर एक क्या मिलता है? आपको केंद्रक मिलता है या अंड पाया जाता है। बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें केवल एक ही अंड को एक पुंगड़ू से क्या करना है? संयुक्त कराना है। साथ ही इस अंडदानी के ऊपरी भाग पर एक छिद्र मिलता है, जिसको ग्राही बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ग्राही का मतलब एक्सेप्टेबल, ऐसा पॉइंट जो कि पुंगड़ुओं को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आगे जब अपन देखते हैं जैसे जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो ग्राही बिंदु है कुछ श्लेष्मीय पदार्थ स्त्रावित करता है। देखो इस तरीके से
कुछ श्लेष्मीय पदार्थ क्या करेगा, स्रावित करेगा और पुंगड़ुओं को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो कुछ श्लेष्मीय पदार्थ ये स्रावित करता है, साथ ही साथ ये जो पुंधानी है उसका शीर्ष वाला भाग भी फट जाता है, जिससे होकर कि पुंगड़ू किसमें प्रवेश करते हैं, आपके अंडधानी में प्रवेश करते हैं। और अंडधानी में प्रवेश करने के बाद केवल एक पुंगड़ू अंड के साथ संयुक्त होकर क्या बनाता है, द्विगुणित युग्मनस बनाता है। आया समझ में? अब ये द्विगुणित युग्मनस जो है, देखो ये रहा द्विगुणित युग्मनस, अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, भित्ति बना लेगा बहुत सारी अपने प्रोटेक्शन के लिए। और द्विगुणित युग्मनस को जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो इसका एक केंद्रक समसूत्री विभाजन करता है और बहुत सारी कोशिकाएं बना लेता है और एक नया शैवाल मतलब एक नया बाउचीरिया का निर्माण कर लेता है अंकुरण के पश्चात। ठीक है, तो द्विगुणित युग्मनस में जब अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण होता है तो वो एक क्या बना लेता है, नया शैवाल बना देता है। तो ये था आपका बाउचीरिया और एक आपका वॉल्वॉक्स। तो बाउचीरिया के अंतर्गत वांडरप्लाज्म मिलता है, जबकि वहां हमने गोनेडिया और प्लेकी जैसी स्टेज पढ़ी थी। ठीक है, तो ये इसको अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया, तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है।